27 नवंबर 2020 ईरान के एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट अपनी कार में बैठ के जा रहे थे। साथ में 11 बॉडीगार्ड भी थे। बाजू में उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी और कहीं 1000 किलोमीटर दूर कोई आदमी अपनी स्क्रीन पे उन पे निगरानी रख रहा था। उसके हाथ में गन नहीं थी बल्कि कीबोर्ड था। और फिर 60 सेकंड में 13 गोलियां चली और उस साइंटिस्ट की वहीं पर डेथ हुई और जहां से गोली निकली वो अपने आप ब्लास्ट हो गई। उनकी वाइफ और बाकी बॉडीगार्ड को कुछ भी नहीं हुआ। अब एक सेकंड के लिए रुको। 1966 में इंडिया में आते हैं होमी भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। मिस्टीरियसली उनका प्लेन क्रैश हो गया। माउंट ब्लैंक पर जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये बोला गया कि पायलट की गलती थी, लेकिन क्या सही में पायलट की गलती थी? इसके अलावा 1971 में विक्रम साराभाई, वही इंसान जिन्होंने इसरो की फाउंडेशन रखी थी, वो अपने रूम में सोए थे और अगले दिन डेड पाए गए। ये 3 लोग, तीनों की डेथ हुई। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? एक का आंसर तो बहुत क्लियर है, लेकिन विक्रम साराभाई और होमी भाभा की डेथ का सीक्रेट आज तक बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। तो क्या सही में ऐसा होता है कि जब भी कोई देश अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करता है, बड़े देश वहां के साइंटिस्ट को मारने की कोशिश करते हैं? क्या सही में इन सारी कंट्रीज में इन सारे साइंटिस्ट की जान को इतना खतरा रहता है? आज हम लोग बहुत ही डिटेल में विद एविडेंस बात करेंगे कि क्या है रीजन इन सारी डेथ का, और ये सारी डेथ जो हुई है क्या ये खुद से हुई है या करवाई गई है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट होना किसी और साइंटिस्ट से होने से काफ़ी अलग होता है। बिकॉज न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने का मतलब है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकती है या किसी कंट्री को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिला सकती है। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देश नेचुरली चाहेगा कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो ताकि क्राइसिस का टाइम आए तो वो भी दिखा सके कि मैं भी पावरफुल हूँ। लेकिन वो ये भी चाहेगा कि आसपास के जो दूसरे देश हैं उनके पास ये ना हो, ताकि वो हमको ये खतरा ना दिखा पाए या फिर हमसे उनको ये डेंजर ना हो सके। और हिस्ट्री में बार बार ये पैटर्न देखा गया है कि जब भी कोई छोटा देश अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करता है तो बड़े देश हमेशा उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर से करते हैं और कभी कभी बहुत ही डर्टी टेक्निक से भी करते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने 3 केसेस की बात की, इसमें से सबसे पहले केस के ऊपर बात करते हैं। 30 अप्रैल 2018 इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं एक कॉन्फ्रेंस में और कुछ बहुत ही शॉकिंग सी बात बोलते हैं। उनके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन थी। वो बोलते हैं, रिमेंबर दिस नेम, फखरीजादे। अब आखिर ये फखरीजादे है कौन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अपनी कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये ईरान के ब्रिगेडियर जनरल, IRGC ऑफिसर और PhD इन न्यूक्लियर फिजिक्स थे। साथ ही साथ इमान हुसैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। अब देखिए दोस्तों, ईरान में एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। इसका नाम था अमद और ये जो फखरीजादे थे ये उसके हेड थे। अब काफी सारे देश को ये शक था कि मोहसिन फखरीजादे जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से IAEA ने कई बार रिक्वेस्ट की कि वो इनके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, इनसे मीटिंग करना चाहते हैं। जब भी ये रिक्वेस्ट की गई, ईरान ने हमेशा ही रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। अब देखिए दोस्तों, पूरे कंटेक्स्ट के साथ समझते हैं। साल था 2003 और ये जो अमाद है, ये अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था इसको प्रेशर की वजह से बंद करा दिया गया था। तो ऑफिशियली ईरान ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता था, लेकिन फखरीजादे जो थे वो चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, तो इसलिए सीक्रेट में वो अमाद पे काम कर रहे थे। उन्होंने खुद का इसका डायरेक्टिव भी लिखा था जो बाद में पब्लिक हुआ। इसमें लिखा था कि द जनरल एम इज टू अनाउंस द क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट अमाद। स्पेशल एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट अंडर द टाइटल ऑफ साइंटिफिक नो हाउ डेवलपमेंट। बेसिक सा मतलब ये है कि बाहर बाहर से दिखाओ बंद हो गया है, लेकिन कंटिन्यू कर रखो काम। इनफैक्ट रियूटर के एक आदमी तो ये भी कहता है कि किसी दिन अगर ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये फखरीजादे जो है उसे फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोलेंगे, यानी कि उस नेशन के ये ओपनहाइमर बन जाएंगे। उनको बहुत पॉपुलरली ओपनहाइमर ऑफ ईरान बोला भी जाता था। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट इंसान है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट इंसान है इसलिए इनका असैसिनेशन करा दिया गया, लेकिन ईरान में साइंटिस्ट का असैसिनेशन होना कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। ये काफी सालों से होते हुए आ रहा था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहाँ पर। जैसे 2010 में मौसादी अली मोहम्मदी यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के फिजिक्स प्रोफेसर हैं। उनके घर के बाहर रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल से उनको मार दिया गया। सेम उसी दिन मजिद शरारी जो न्यूक्लियर इंजीनियर और चेन रिएक्टेंट एक्सपर्ट है, उनको भी एक मैग्नेटिक बॉम्ब से मार दिया गया। उसी दिन फेरदुन अब्बासी दवानी के ऊपर भी हमला हुआ था, लेकिन नीचे गिरने से पहले वो अपने कार से कूद गए। उनको इंजरी हुई लेकिन बच गए। बाद में जाके वो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के हेड बने थे। इसके अलावा 2011 में भी डेरियस रजीनजाद जो कि हाई वोल्टेज स्पेशलिस्ट थे, जो वहां पर ट्रिगर्स के लिए रिलेवेंट होते हैं, उन्हें भी मोटरसाइकिल गन से मार दिया गया। 2012 में मुस्तफा रोशन को भी बॉम्ब से मार दिया गया। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो लोग न्यूक्लियर वेपन के क्लोज आ जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड चीज पे काम करते हैं, उनको स्ट्रेटेजिकली मार दिया जाता है। अब ये अटैक कौन करवाता है? आई थिंक ये चीज क्लियर है। इजराइल की जो टॉप इंटेलिजेंस है मोसाद, वो ये करवाती थी। साथ ही साथ ईरान के कुछ प्रोटेस्टेंट ग्रुप भी थे जो वहां प्रोटेस्ट करना चाहते थे। ये उनके साथ कोलैब करते थे, उनको पैसा देते थे, उनको हथियार देते थे ताकि वो ये सारे काम कर सके। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके सामने मनी हाइस्ट भी फेल हो जाएगा। यहां पर हुआ था मोसाद का सबसे इंटेलिजेंट ऑपरेशन। 31 जनवरी 2018 में तेहरान में रात के 10:30 बजे उन्होंने वो किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। एक वेयरहाउस के अंदर बहुत ही सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। वहां पर मोसाद के लोग गए, उसे चुराया और लेकर आए
और वहां पर इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी सीडी और इतनी सारी चीजें थी कि उसका वेट अराउंड हाफ टन था। मतलब 55,000 डॉक्यूमेंट्स, 163 कॉम्पैक्ट सीडीज। ये जो हाफ टन का जो सारा डॉक्यूमेंट है, ये अजरबैजान की तरफ से सुबह 5 बजे तक ये इजराइल के बाहर लेकर पहुंच गए। इस ऑपरेशन का कोड नेम भी बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टीलिंग द रियलिटी। फिर 30 अप्रैल 2018 को नेतन्याहू ने ये सारी चीजें टीवी पे प्रेजेंट की। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि इजराइल बहुत पहले से ही ट्राई कर रहा था ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। 2018 को उनको प्योर एविडेंस मिल गए कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा है। अब क्या था, उनको सीधा सा ग्रीन फ्लैग मिल गया कि वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। और फिर हम लोग आते हैं वापस फखरीजादे की तरफ। अब फखरीजादे अपनी वाइफ के साथ एक वेकेशन बना के वापस आ रहे होते थे। उस दिन जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, उन्होंने बोला कि हमको कोई थ्रेट की इन्फॉर्मेशन मिली हुई है तो आपको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। लेकिन फखरीजादे ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि उनको लेक्चर लेने जाना है और जाना ज़रूरी है। तो खुद अपनी निसान कार ड्राइव करते हुए जा रहे थे और पीछे उनकी गार्ड की कार चल रही थी। लेकिन इस रोड पर एक और पिकअप ट्रक भी खड़ी थी, एक कॉमन ईरानियन मॉडल, लेकिन उसके अंदर 1 मेट्रिक टन का रोबोटिक सिस्टम था। बेल्जियन FN मैग मशीन गन, 6000 राउंड पर मिनट की कैपेसिटीज, कैमरा, AI प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सप्लोसिव। ये सिस्टम पीस बाय पीस 8 महीनों में ईरान के अंदर स्मगल हुआ था। वहां इजरायली एजेंट्स के लिए काम करने वाले ईरानियंस ने इसे असेंबल किया था और इसका ऑपरेटर वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठा हुआ था। सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से वो निगरानी रख रहा था कि क्या चल रहा है। अब इसमें एक टेक्निकल चीज समझिए, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट इमेजिंग हो रही थी तो उसको जो भी डेटा मिल रहा था उसमें एक टाइम लैग आ रहा था 1.6 सेकंड का। और क्योंकि इनको यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो ये 1.6 सेकंड का लैग भी उनको अकाउंट करना पड़ेगा। यानी कि उनको प्रिसाइसली उस टाइम डिले को भी अकाउंट करना पड़ेगा ताकि ऑपरेशन एकदम टाइम पे हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब सोचिए, इतना कम टाइम का लैग, वो भी तब जब कार मूव कर रही है, मशीन गन का रिकॉइल होता है, कितना प्रिसाइसली इसको हैंडल करना पड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई आदमी उधर था नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि वो किसको गोली मार रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ 2020 की बात हो रही है, आज 2026 में सबको AI के बारे में पता है, लेकिन 2020 में भी इस लेवल के AI यूज कर लेना अपने में बड़ी बात थी। तो फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से AI ने पहले उनका चेहरे को डिटेक्ट किया और 1 मिनट के अंदर 13 गोली मारी, इतने प्रिसीजन के साथ कि उनके बाजू में उनकी वाइफ बैठी हुई थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर बाकी बॉडीगार्ड थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। अब आप क्वेश्चन करेंगे, ये जो ट्रक थी और ये जो इतनी बड़ी मशीन गन थी, इसका क्या हुआ? ये ऑपरेशन फिनिश होते ही एक्सप्लोड हो गई। अब इनिशियली इनका एम ये था कि एक्सप्लोड होने के बाद ये छोटे छोटे पीस हो जाए ताकि ईरान की गवर्नमेंट इसको पकड़ के इसको रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सके। हालांकि उस लेवल पे ये पीसेस में नहीं श्रेड हुई, इतना हो गई थी कि वापस यूज ना कर सके, लेकिन ईरान मिलिट्री उसको फिर भी स्टडी कर पाती है। अब देखिए दोस्तों, ये किसने किया? ये पूरी दुनिया मानती है मोसाद ने किया, लेकिन इजराइल ने कभी ऑफिशियली ये एडमिट नहीं किया कि ये ऑपरेशन हमने रन किया था। हालांकि इतने स्ट्रैटेजिक तरीके से कर पाना, इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस। और साथ ही साथ नेतन्याहू ने 2018 में स्पेशली इनका नाम बोल के बोला था कि रिमेंबर दिस नेम। इनफैक्ट एक इजरायली ऑफिशियल जिनका नाम रिवील नहीं किया गया था, उस दिन उन्होंने मीडिया को ये बोला था, विदाउट फखरीजादेन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर ईरान टू एडवांस इट्स मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम। और फिर जून 2021 को यसी कोहेन, जो मोसाद के डायरेक्टर है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक वीक बाद चैनल 12 पे लाइव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फखरीजादे मोसाद की साइट में सालों से थे। उन्होंने कहा कि मोसाद नवंबर 2020 से पहले फिजिकली उसके पास था। उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इजराइल सिटीजन्स को वो कुछ डेंजर पोज कर सकते हैं तो उसको ऑब्वियसली मारेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए वो ये इस चीज़ का एक्सक्यूज देते हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा। और ये बात हम सबको पता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या उनको मारने के बाद कोई इंपैक्ट पड़ा? इनफैक्ट नो, उल्टा हो गया था। अब देखिए दोस्तों, जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा होता है तो वहां पर एक एनरिचमेंट होता है, यूरेनियम एनरिचमेंट। यहां पर इसको 90% करना होता है। जब फखरीजादे को मारा गया था तब ये 20% थी, लेकिन उनके मारने के कुछ टाइम बाद ही ये 60% हो गई। 90% चाहिए होता है बॉम्ब बनाने के लिए, जो कि काफी अलार्मिंग था। इससे ये पता चलता है कि भले ही उनको मार दिया गया, लेकिन उसकी वजह से प्रोग्राम अफेक्ट नहीं हुआ बल्कि एक्सेलरेट हुआ। मे बी वहां के सेंटिमेंट्स इस तरीके से अफेक्ट हुए होंगे जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और फास्ट कर दिया गया। तो इजराइल ने जो सोचा था यहां पर उसका उल्टा असर हो गया था। इनफैक्ट अली अकबर सलेही ने भी ये बोला था, द किलिंग डिड नॉट इम्पेड ईरान्स न्यूक्लियर एक्टिविटी, रेदर द किलिंग प्रॉम्प्टेड स्टूडेंट इन अदर फील्ड टू स्विच टू न्यूक्लियर साइंस, जिससे उनको ये लगा कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों, इजराइल का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि वहां के साइंटिस्ट को मार दे। उनका मोटिव ये भी था कि देखो, जब भी किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा है तो लोगों के मन में डर आ जाए ताकि वो रिजाइन कर दे, लोग उस प्रोग्राम में जाने की कोशिश भी ना करें। काफी केसेस में ये सक्सेसफुल हुआ, काफी लोगों ने रिजाइन किया, लेकिन काफी लोग नेशनलिज्म की भावना की वजह से और उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गए।
अब दोस्तों ये तो हम लोगों ने ईरान के केस के बारे में बात कर दी, लेकिन अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करते हैं, विक्रम साराभाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1909 में होमी जहांगीर भाभा पैदा हुए थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी की थी 1935 में। वो बहुत ही ज्यादा फेमस है भाभा स्कैटरिंग और कॉस्मिक रेस की स्टडी के ऊपर। तो भाभा एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन थे। जब सीवी रमन 32 साल के थे तब उन्होंने भाभा को बोला था द मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ लियोनार्डो दा विंची, क्योंकि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड भी थे, बहुत सारी चीजें कर लेते थे वो। फिर 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडर बने। आज ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आईआईएससी और टीएफआर जो भी रिसर्च फील्ड में, वो इन दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। और 1948 में इंडियन एटॉमिक कमीशन के पहले चेयरमैन बने। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आता है, अक्टूबर 16, 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। सीधी सी बात थी, हमारे नेबर ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया है और उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इंडिया पीछे नहीं रह सकती। हमको भी ये चीज़ करनी थी। और होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो में लाइव ये चीज़ बोल दी कि इंडिया भी चाहे तो 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिसको अगर हम लोग डिटेल में कवर करने जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जल्दी से ये बताना चाहूँगा कि होमी भाभा ने उसके आगे काफ़ी प्रोग्रेशन किया, जिसकी वजह से इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर 24 जनवरी 1966 को कुछ वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। होमी भाभा एयर इंडिया 11 फ्लाइट से जा रहे थे। उस फ्लाइट में उनके अलावा टोटल 117 लोग थे और वो प्लेन क्रैश कर जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ा धक्का मिल सकता था ये, कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी एक प्लेन क्रैश में मारा गया। अब दोस्तों इसके पीछे का कॉज क्या है? ये बताया गया था कि यहाँ पर पायलट की गलती थी। वो एक बहुत ही बड़े माउंटेन से टकरा गया क्योंकि पायलट अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाया था कि कितनी हाइट पे उनको उड़ना है। अगर वो थोड़ी ज्यादा हाइट पे उड़ रहे होते तो ये क्रैश नहीं हुआ होता। ये रीजन दिया गया था उस फ्लाइट के क्रैश का। अब जरा विक्रम साराभाई पे आ जाते हैं। विक्रम साराभाई को भी आप सब जानते हैं, जिन्होंने इसरो को फाउंड किया था, आईआईएम को फाउंड किया था। इंडिया में उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? एक बार एक होटल में वो सोए और अगले दिन मरे हुए पाए गए। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, वो भी मिस्टीरियसली डेड पाए गए थे। और ये सारी टाइमलाइन में बहुत डिफरेंस नहीं है। सोचने में ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई सिस्टमैटिक चीज़ है, कोई सिस्टमैटिक पर्सन है या एजेंसी है जो कि ये सारी चीज़ें करा रही है ताकि इंडिया आगे ना बढ़ सके। इनफैक्ट एक थ्योरी बहुत ज़्यादा फैली भी थी कि ये सारी हरकतें CIA खुद करवा रहा है, क्योंकि एक बुक पब्लिश हुई थी और उस बुक का ऑथर ये कहता है कि एक CIA ऑफिसर ने कॉल पे ये बोला था कि ये जो होमी जहांगीर भाभा का जो प्लेन था उसमें बॉम्ब उन्होंने फिट करवाया था। ये कितना क्रेडिबल है? इस चीज़ को क्रेडिबल देखिए दोस्तों नहीं माना जाता है, क्योंकि उस बुक का जो ऑथर था उसको बहुत ही फर्जी आदमी बोला जाता है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। अब या तो वो सही में फर्जी था या तो ये लेबल उनको दे दिया गया ताकि इस बात पे कोई बिलीव ना करे, ये बात हमको नहीं पता है। जो एविडेंस हमारे पास है, हमको ये तो पता है कि ईरान के साइंटिस्ट थे, उनको मार दिया गया था। हमको ये बात भी पता है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर टारगेट भी किया जाता है। लेकिन क्या होमी भाभा और विक्रम साराभाई की जो डेथ हुई थी वो एक साजिश थी? इसके बारे में अभी हम लोगों को क्लियरली बात नहीं पता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी फैलती है। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिक रहना है किसी भी चीज़ पे तब तक जब तक हमारे पास उसके लिए कोई एविडेंस नहीं आ जाता। अब सवाल आता है कि इन दोनों साइंटिस्ट की डेथ के बाद क्या हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ा? आंसर इज नो। हम लोगों ने उस चीज़ को और एक्सेलरेटेड तरीके से इंप्लीमेंट किया। आप सबको पोखरण टेस्ट के बारे में पता है। इंडिया आज एक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है कि जो देश के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं उनके ऊपर कितना खतरा होता है। कुछ साल पहले नंबी नारायणा के ऊपर एक मूवी आई थी रॉकेटरी, जिसमें क्लियरली दिखाया गया था कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट की इमेज के ऊपर डिफेमेशन डाला जाता है, उसको सोसाइटी में जलील तक किया जा सकता है। यानी कि इजराइल जैसे ईरान के साइंटिस्ट को मार देता, यही एक तरीका नहीं है। कई बार उनकी पब्लिक इमेज खराब कर देना, उनको जेल भिजवा देना, उनको सीक्रेटली पॉइजन दे देना, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से एक कंट्री ट्राई करती है दूसरी कंट्री के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसको इंपैक्ट डालने की। ये सारी चीज़ें इंडिया में हो पा रही हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट के ऊपर हमको ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के साइंटिस्ट उसकी बैकबोन होते हैं, क्योंकि उन्हीं के किए हुए रिसर्च से वो कंट्री एडवांस करता है। चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो, इन सारी जगह पे ये सारे रिसर्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन साइंटिस्ट को मारने से टेम्परेरी इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर ये नॉलेज ट्रांसफर हो चुकी है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईरान के केस में भी देखा कि एनरिचमेंट 60% बढ़ गया था 20% से उठकर, यानी कि फखरीजादे के मरने के बाद प्रोग्राम कितना एक्सेलरेट हो
हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये था कि हमको पता होना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स और साइंस एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि साइंस को और पॉलिटिक्स को हम अलग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं और ये सारी चीजें वन वे और अनदर हम पे इफेक्ट डालेंगी ही डालेंगी। इसके बारे में बात करना जरूरी है, आपका इसके बारे में अवेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर इसके ऊपर अच्छा एंगेजमेंट आया, अच्छे व्यूज आए तो मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। बाकी जो हमारी विजुअल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर तो वीडियोस आती रहेंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऐसे इंटरेस्टिंग बातें करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।